अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो आज के दिन हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस विटनेस की गई है। फाइनली मार्केट के अंदर 41,425 एंड देयर अबाउट क्लोजर रहा है। इट मींस कि 41,000 से अबव मार्केट का क्लोजर एक ऑप्टिमिज्म, अगेन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन और साथ साथ इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं कि आज सेकेंड लास्ट सेशन देखा जा रहा है, यानी थर्सडे का दिन है। इसके बाद एक ही सेशन रह जाता है, फिर मंडे एंड हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे गैजेटेड हॉलीडेज होंगी मार्केट की। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं और साथ साथ एक पॉजिटिविटी प्रिवेल होना इस बात की भी जमानत है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पॉजिटिव जा रहे हैं। रुपी की एप्रिसिएशन देखी जा रही है, मच अवेटेड हम कह सकते हैं कि रुपी एप्रिसिएशन जो कि फाइनली अब विटनेस किया जा रहा है डेली बेसिस पे। कल के दिन भी हमने 13 रुपीज़ देखा था और आज के दिन भी जो है वो एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे इंडिकेटर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जिसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ रहा था, अब वहां भी जो है वो एक काम एंड क्वाइट सिचुएशन देखी जा रही है, तो एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही आज की। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,068.87 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 41,630.22, लोअर वाज 40,068.87 एंड फाइनली क्लोजर रहा 41,425.37 का, यानी कि 356.5 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली 275.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 56.94 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन देखा गया, 7.9 वैल्यू रही। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बिंग इन रेड टेरिटरी। WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.04 के इजाफे के साथ, 1.23 पे क्लोजर, 44.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। TPLP सेकंड स्कोर पे 0.2 का डिक्लाइन देखा गया, 19.72 पे क्लोजर रहा, 12.19 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली पेल 0.7 का गेन, 16.52 पे क्लोजर, 11.96 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और जो एक करंट स्टैटिस्टिक्स हमने देखे। आज के दिन हम कह सकते हैं एक पेनी स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और साथ साथ ये भी हो रहा है कि इन्वेस्टर्स की एक सेंटिमेंट्स जो है वो काफ़ी हद तक अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इन्हीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से, यानी कि रुपी जो एक अप्रिशिएट कर रहा है, व्हाट आर द रीजंस एक्चुअली, और ओवरऑल जो रुपी डिप्रिसिएशन की हवाले से जो एक नंबर्स दिखाई दे रहे थे वो कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फेक थे या फिर एक ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हवाले से दिखाई दे रहे थे। तो अब जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो क्या है, आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ अगर बात की जाए ओवरऑल इंडिकेटर्स की तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवरऑल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं पॉजिटिव जो है वो मार्केट को या फिर इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूएशन अगेन जो कि इकोनॉमी के हवाले से नंबर्स हैं उनकी भी बात करेंगे। अनदर थिंग इज़ दैट लॉन्ग टर्म मेजर्स जो कि रिक्वायर्ड हैं। एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेजर्स इसलिए भी रिक्वायर्ड हैं क्योंकि आप जब इंस्टेंट या फिर कोई एक ऐसा रेमेडी लेते हैं जो कि फॉर टाइम बीइंग होती है तो फिर आप जो है उसको केटर नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड है। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमसुल इस्लाम साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अहमद जब्बार साहब, आप फॉर्मर चेयरमैन हैं साइट एसोसिएशन के। तो दोनों गेस्ट को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जब्बार साहब से मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, एप्रिसिएशन अगेंस्ट डॉलर रुपी की देखी जा रही है। और आपको कुछ याद होगा कुछ अर्से पहले हमसे बाय मिस्टेक ये निकल गया था कि रुपी अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर हमने बोलता नहीं डेप्रिशिएट और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो अब फाइनली अप्रिसिएशन देखी जा रही है, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम एक ओवरऑल जायज़ा लें, फिर आपके इन चीज़ों का जो है जवाब भी दिया जाएगा। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा था पाकिस्तान इज़ डिफ़ॉल्टिंग। पाकिस्तान के लिए ये कहा जा रहा था कि एक वल्नरेबल इकोनॉमी है जिसके दुरुस्त होने या दुरुस्त ना होने के बीच में शक व शुबहात थे, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये दुरुस्त होगी तो बहुत बड़ा टाइम लेगी, और ये भी कहा जा रहा था कि इसके ना दुरुस्ती के असबाब जो हैं उनको हल करने में एक कावश जो की जा रही है वो है IMF के साथ किसी तरीके से प्रोग्राम में जुड़ जाएं।
मेरा ख्याल है कि वो जो लम्हा है जिसको हम कहेंगे कि इट्स गेटिंग वेरी नियर, इसी अगस्त में जो है वो एक बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें आईएमएफ जो है वो 1.17 बिलियन डॉलर्स रिलीज़ कर देगा। अब थोड़ी देर के लिए आपका जो सवाल था कि रुपये के और डॉलर के बीच में जो ऑल ऑफ अ सडन एक इम्प्रूवमेंट आई है, जिसको हिस्टोरिकली कहा जा रहा है कि ये यानी 2 दहाइयों में इतना बड़ा जो है इम्प्रूवमेंट का फैक्टर जो है 9.5 रुपये 4.19%, ये अभी तक देखा नहीं गया था। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी जो मेरे अपने ख्याल में कि रुपये ने अपने आप को मजबूत होने में लगाई। इसके क्या असबाब हो सकते हैं? मेरे ख्याल में कि पहला सबब तो ये है कि एक आइंदा एक कमिटेड पोजीशन नज़र आ रही है पाकिस्तान के लिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से मल्टीलैटरल्स जितने हैं वो पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और जो पेंडिंग हमारे पास जो फाइनेंसिंग है प्रोजेक्ट्स की, उसके ऊपर भी इनफ्लो आना शुरू हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि चाइना, इवन चाइना जो हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठा और सागरों से नीचे, वहाँ पे भी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो भी वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को जब तक एक डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क में नहीं लाया जाएगा तो वो भी बहुत ही मोहतात तरीके से अपनी दोस्ती और डिसिप्लिन के बीच में हाशिया बनाकर बैठे थे। उनके लिए भी लगता है कि डिसिप्लिन जो है इकोनॉमी का वो प्रायोरिटी है, जिसमें दोस्ती जो है उसके ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। हैविंग सेड सो, उन्होंने तो दे दिया ना, अमाउंट तो उन्होंने दे दिया, दोस्ती तो निभाई है ना। 2.3 बिलियन हम कह सकते हैं। ये एक लंबा डिबेट हो जाएगा कि चाइना को क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था। मैं उसको अब शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेकिन अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी आपको डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल दिया, सऊदी अरेबिया ने भी कुछ आपको पैसे रखवाए, यूएई की भी यही आलम था। अब इसकी एक सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ओवरऑल क्लब जो है जी, जिसको बार बार स्टेट बैंक की तरफ से दोहराया जा रहा है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हमें इमीडिएटली 4 से 5 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, जो कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से कहा जा रहा है कि वो आईएमएफ का भी एक तकाजा है। मेरे अपने ख्याल में कि उस तकाजे से ज़्यादा आईएमएफ ने अब इंडिकेशन दे दी है कि एक लास्ट स्टेप जो रह गया था, जिसको मैं छुपाना नहीं कहूँगा, बड़े मोहतात तरीके से वो कहना चाहते थे कि जो प्राइजेज़ हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी की, ऑयल की, इन सब में एक तब्दीली आएगी ड्यू टू पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज़ और लेवीज़ के वजह से जो गवर्नमेंट ने इस दफ़े इम्पोज कर दी हैं। राइट, चलिए तो, सर मैं यहाँ आपको पॉज करूँगी, वो इंट्रोडक्टरी कमेंट में शम्स साहब से भी लेना चाहती हूँ। शम्स साहब, आज का टॉपिक आपने सुना है और जो जब्बार साहब हैं उन्होंने ऑलरेडी इलेबोरेटेड और थोड़ा डिफ़िकल्ट वे में जो है वो समझाया है हमारे ऑडियंस को, थोड़ा एक सिंप्लीफाई करके लेमैन लैंग्वेज, वो प्लीज़ बताइए कि ओवरऑल रुपी डॉलर पैरिटी एक जो एक फिनोमेना दिखाई दे रहा था, बड़ा ही एक लाइमलाइट में रखा हुआ था और उसके ऊपर क्रिटिक्स भी बेइंतहा हमने सुना, लेकिन अब जबकि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हो रही हैं तो अब थोड़ा सा लोग भी खामोश हैं और इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है, इसके ऊपर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नताशा, आपको पता है कि पाकिस्तानी नेशन एक बड़ी ग्रेट रेजिलिएंट नेशन है, जब भी चैलेंजेस आते हैं ये राइज करती है। इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ऐसी ही है क्योंकि उन्हीं लोगों के हाथों में इकोनॉमी है, वो भी बड़े रेजिलिएंट के तरीके के। आपने देखा कि कल जो एकदम से चेंज आया और 1 अगस्त से आपकी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी मार्केट के अंदर। आपने जुलाई का जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, इंपोर्ट्स को 38% आपकी कम हुई, इसके बाद फिर आपकी 2 के एक्सपोर्ट्स भी 20% कम हुई और उसकी रीज़न भी है कि एनर्जी की प्रॉब्लम भी थी, एनर्जी की प्राइस बढ़ गई, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करके हम एक्सपोर्ट में यूज़ करते हैं वो कॉस्टली हो गया था, तो उसका फ़र्क आया। और साथ ही जो ग्लोबली एक रिसेशन चल रहा है उसने भी असर डाला हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो उसके बाद जब से आपने 1 अगस्त से देखा तो आपका रुपये ने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है अप्रिशिएट होना शुरू किया और जो कल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है जो 4% से भी ज़्यादा की अप्रिसिएशन हुई है, 13 रुपीस तकरीबन। आप हम सब आप प्रोग्रामों में बहुत दफ़ा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में एक जो गलत चीज़ है वो ये होती है कि यहाँ पर अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, चाहे वो चीनी गंदम की हो या फिर डॉलर की हो, स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं मार्केट में, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर फंसा देते हैं। इतना ज्यादा नास्टी रोल प्ले किया है कि मार्केट जो है जो हाइप क्रिएट कर गया डॉलर, वो इस तरह से भी हो गया, बहुत से लोग जो है टारगेट देख के आगे की प्रेडिक्शन दे रहे थे। शम्स साहब, क्या हम कह सकते हैं ये पॉलिटिकली एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई थी तो गलत नहीं होगा? और देखिए इसकी मल्टीपल रीजन होती है, हर शख्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को भी देखता है, पॉलिटिक्स वाले अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कहते हैं मैं 200 का खरीदूं तो 250 का बेचूं,
तो इस तरह की न्यूज़ जब आने लगती हैं तो फिर आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम ऑलरेडी डॉलर स्टार्व इकोनॉमी हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है जी। तो ये बड़ा अच्छा कल एक स्टेप लिया स्टेट बैंक ने, दो कि ये मेरे हिसाब से जनवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और इससे पहले जो हमने इंपोर्ट्स को कांटेक्ट किया वो भी हमें लास्ट ईयर जुलाई से करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर जून में आप देखें तो इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ रहा था What were बहुत। the steps? अब जब इन्होंने किया है तो बहुत अच्छा करा, क्रैकडाउन किया, और उसके अंदर एक कार्टलाइजेशन भी हो गई थी कि बैंक्स ने आपस में कार्टेल का बना लिया था। बैंक्स को डॉलर जो मार्केट में जो कैश आता है आपके फॉरेक्स उनके पास कंपनी के पास, वो उनको बैंक्स को बेचते हैं। तो इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि 10-10 रुपए का स्प्रेड हो गया। एक्सपोर्टर से अगर ले रहे हैं तो उसको इंपोर्टर को उसको डिले करे जा रहे हैं, उसका डैमेज आपको पता है बहुत ज्यादा पड़ता है। Exactly. तो उसकी वजह से इंपोर्टर भी बड़ा मजबूर हो गया था कि महंगा डॉलर, हालांकि उसको भी पता था कि इंटरबैंक मार्केट में एक्सपोर्टर से क्या बाइंग हो रही है और ये कितने में बेच रहे हैं, लेकिन मजबूरी है कि लाखों रुपए का डैमेज कौन देगा, एक एक हफ्ता डिले हो रहे थे डॉक्यूमेंट। उस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई, बड़ा टाइमली एक्शन लिया, और इसके बाद आप देखें आज भी कल हुआ, आज भी आपका रुपये अप्रिशिएट किया, और आइंदा भी दिनों में आप देखिएगा कि रुपये की एप्रिसिएशन जारी रहेगी। एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 200 रुपए से कम होनी चाहिए, तो 193 एंड 195 वो होनी चाहिए। दूसरा जो अगर स्पेकुलेटर्स निकल जाते हैं, जो मैसिव सेलिंग हुई है वो यही थी उन्हीं स्पेकुलेटर्स की, उन्हीं होल्डर्स की जिन्होंने डॉलर होल्ड करके रखा हुआ था, वो अब जो है वो मेरे ख्याल से मार्केट से निकल जाएंगे। और आपको इसको फर्दर ये करना पड़ेगा कि स्टेट बैंक को एज ए रेगुलेटर बैंक्स को भी थोड़ा सा प्रॉप करे कि उन्होंने भी क्या काम किया, इतना ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो गेम हुआ है उसके अंदर सफरर कौन है, वो तो पाकिस्तान है, कंट्री है, उसका नुकसान हुआ। तो हमें अपने मुल्क के लिए बेहतर अपने प्रॉफिट की खातिर कि ये 250 का हो जाए तो मैं इतने का बेच दूं, आप क्यों मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? जो एक्टिविटीज हैं ये दुनिया में होती है, लेकिन ऐसी नहीं होती। यहाँ रेगुलेटर को काम करना चाहिए था, कार्टलाइजेशन कहीं भी ना होने दें, ना आप किसी कमोडिटी मार्केट में होने दें, ना फाइनेंशियल मार्केट में होने दें, कहीं भी ये कार्टल्स ना बने, क्योंकि ये आपकी इकोनॉमी को डैमेज करते हैं। और यही वजह है कि बार बार अगर आप देखेंगे जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहीं आपकी इकोनॉमिक फिर मार्केट्स में देखेंगे क्या क्या हैवक क्रिएट होता है, इसको संभालना पड़ेगा। और वही बात कि IMF जो आपको डिसिप्लिन में ला रहा है वो इसीलिए ला रहा है कि आपके यहाँ ये जो सारी चीजें हैं, जब आप सब कुछ कर देंगे तो फिर आपकी अब प्राइसिंग का बड़ा मैकेनिज्म हुकूमत ने अपने हाथ में लिया हुआ था, वो भी अब ओगरा के पास इंडिपेंडेंट हो गया। इस तरह से आपके जो दूसरी चीजें हैं उस पर भी हो जाएगा, आप स्टेट बैंक भी चेक करेगा, कानून बनाएगा। ये जो स्प्रेड ज्यादा होता है, आपको पता है क्यों करते हैं ये? जी, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के ऊपर बैंक के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और उसका चैप्टर 4 ये कहता है कि वो जितना मर्जी चाहे स्प्रेड ले ले, तो वो कस्टमर को देखता है कि $10,000 वाला कस्टमर और मेरा $2 लाख वाला कस्टमर, उनको देखने के लिए वही ट्रीटमेंट वाला हिसाब करते हैं कि रेट इसका कम इसका ज्यादा, लेकिन सफरर तो फिर पाकिस्तान। राइट। मैं जब्बार साहब से पूछूंगी, जब्बार साहब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अनफोल्ड हो सकती हैं और उनके ऊपर अगर क्रैकडाउन कर लिया जाए या टाइमली कोई इनिशिएटिव ले लिया जाए तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। सर, जैसे कि बैंक्स के हवाले से अब एज अ रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कुछ ऐसे रोल प्ले कर सकता है कि बैंक्स को बाउंड किया जाए कि डॉलर अकाउंट खोले जाएं, या कुछ इस टाइप का सीन के जिसकी वजह से मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। प्लीज सर। देखिए नताशा, सबसे पहली बात यह है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है प्राइवेट सेक्टर के, जो भी प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से काम करता है, जो ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को असरअंदाज करे, ये इम्पोर्टर हैं कोई एक्सपोर्टर है, तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसके मजबूत होने के लिए पहली शर्त ये होती है। अब देखें कि हम प्राइवेटाइजेशन के हामी थे, मैं खुद ये के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था। हमने देखा के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज तो हो गई, मगर काउंटर पार्ट जो रेगुलेटर है वो बजाय जो उसको रेगुलेट करता वो भी उसका साथी बन गया। तो इस तरह से आज के इलेक्ट्रिक के जितने मसाइल हैं हम उसमें नहीं बात करते हैं, मगर शायद प्राइवेटाइजेशन जो है उसने हमें कोई अच्छी जो है एक अंदिया नहीं दिया। अब वापस आते हैं बैंकों की तरफ। प्राइवेटाइजेशन अगर थोड़े से बैक साइड से देखें, आप एक फ्रंट साइड देख रहे हैं, चलो आप इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखें, तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से कुछ फायदे भी तो होते हैं ना। कुछ इदारे जो बिल्कुल नुकसान में जा रहे हैं तो उनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। भर में जहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन या एक प्राइवेट सेक्टर के पास वो वसाइल या वो चीज़ें होती हैं जो बिजनेस इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है, वॉच किया जाता है वक्त से पहले और वक्त के दौरान। हम उसको वॉच नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल FPCCI ने शौकत तरीन जब थे वज़ीर ख़ाना, तो हमने एक शिकायत की कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ट्रेजरी बिल्स में बैंकों ने हमने खदशात दिखाए कि इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं। अब सिर्फ हमने नहीं कहा, उस ज़माने के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा
कि इन्होंने मैनिपुलेट किस तरह किए हैं कि टी बिल के जो रेट्स हैं वो यानी डिस्काउंट रेट से ज़्यादा उन्होंने किए कि मतलब उनको शायद अंदरूनी खाने से पता पड़ गया कि 2% रेट में तब्दीली आने वाली है। अब रहा था बैंकों की मैनिपुलेशन, जो इन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई। हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया। हमने स्टेट बैंक के गवर्नर को 2 दिन पहले मंगाया और मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक गवर्नर का जो क्रैकडाउन था वो शायद कॉन्सिक्वेंट तो हमारे प्रेशर के ऊपर था। हमने उनको कहा कि देखें जो बैंक इस वक्त हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज की उनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं क्योंकि उनके जो प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं बकौल इनके जो है जिसको एग्जम्पशन प्रॉफिट हम कहेंगे, वहाँ पे वो पैसे कमा रहे हैं। और ये एक अच्छा तर्ज नहीं कि सुबह 8 बजे एक ही उसी कस्टमर को कहते हैं 220 रुपये, 2 घंटे के बाद कहते हैं कि आ जाओ 218, 3 घंटे के बाद कहते हैं 225। एग्जैक्टली तो ये सारा ऐसा लग रहा था नताशा, लेट मी पुट द वर्ड प्रॉपरली, इजिप्ट का बाजार बन चुका था। हमारी बैंक्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है बाजार इजिप्ट जैसा ही हो गया था। अब इसमें किसका कसूर और किसका न कसूर? कसूर हमारा भी है कि हमने वक्त पे क्यों नहीं इन चीज़ों को एडवोकेसी के जरिए प्रेशराइज किया। हमने भी नहीं किया। कितनी बार सर, सब तो हमारे प्रोग्राम्स में भी कह रहे थे दिस इज द रीजन कि रेजिम चेंज होने के बाद चीजें बेहतर हुई। पाकिस्तान में एक अनटेम्ड को अगर टेम करना है तो आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आप उसको टेमिंग के लेने के लिए अब स्टेट बैंक ने जो भी कदम उठाया, लेट अस अप्रिशिएट, हम तारीफ करते हैं, मगर इट वाज लेट। बाय द टाइम बहुत सारा नुकसान हो गया। मुझे याद है कि शौकत तरीन ने मिनिस्टर होकर कहा कि डिस्काउंट रेट को जिस कोई इनिशिएट क्यों नहीं किया, ये मैटर करता है सर। स्टेट बैंक को एक फाइनेंस मिनिस्टर क्रिटिसाइज कर रहा है कि जिस तरीके से जिस एक ही स्ट्रोक में इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया, उससे नुकसान हुआ। अब नताशा मैं तुम्हें क्या बताऊं कि इस मुल्क में नुकसानात की अगर फहरिस्त ले लें तो 11 अप्रैल को पाकिस्तान में डॉलर रुपी 182 रुपए का था। ठीक है, मैंने उसको सिंपल वे में कैलकुलेट करने की कोशिश की कि इस फर्क की वजह से हमारे ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटीज कितनी आ गई। आपको पता है कितनी आ चुकी हैं? 6000 अरब रुपए। हु इज रिस्पॉन्सिबल? 189 था खैर 11 अप्रैल को, तो ये मैं थोड़ा सा करेक्शन दे दूं। मैं शम्स साहब से पूछना चाहूंगी। शम्स साहब, एक तरफ ये पॉलिटिकल थोड़ी सी फाइट वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन मईशत बीच में नहीं आनी चाहिए, उसको थोड़ा जस्ट सेट असाइड एंड डू योर पॉलिटिक्स व्हाट एवर यू वांट टू डू। बट नेवरदलेस ओवरऑल आप समझते हैं कि जब ये स्पेकुलेशन क्रिएट की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा अपना पॉलिटिकल फ़ायदा ही देखा जाता है, नंबर 1। दूसरा ये कि पॉलिटिकल डिबेट को ही अगर थोड़ा सा हम टच कर लें, जब्बार साहब ने थोड़ा सा इसको टच किया है ओवरऑल कि शौकत साहब ने क्रिटिक्स कर दिया, क्रिटिक्स किया, मगर इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया सर? फरवरी में आपने वहाँ पे एक मुआहदा कर लिया IMF के साथ जिससे हम सब्सिडीज़ को जो है वो नहीं दे सकते, सब्सिडीज़ आके आपने सब्सिडी दे दी, पूरा एक मेस क्रिएट कर दिया। डॉलर आपने कहाँ पहुंचा दिया और चीज़ों को बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कैजुअली जो है वो ट्रीट किया। फिर उसके बाद अगर आप क्रिटिक्स कर दें तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रिटिक्स? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि कहते हैं ना जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारे यहाँ बातें ज़्यादा की जाती हैं, हम बयानात बहुत देते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकली अपने जो रेगुलेटर से जितने भी, चाहे वो CCP की जैसे बात करते हैं जब्बार साहब, CCP से लेके उसको भी, और सर ऑटोनॉमी की भी बात कर लें। स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी भी तो आपने दी है ना। स्टेट बैंक का भी देख लें कि उसको ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन उसके बाद भी उसका जो सिस्टम है जो आपको मजबूत क्या करती है, उसकी पॉलिसी जो रेगुलेटर होता है, वो पॉलिसी में अगर फ्लॉ होंगे और वो जब स्टेक होल्डर उनके साथ मिल जाएंगे और उनके अंदर अपना एक सिस्टम चलाते हैं तो फिर आपके यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे वो आप किसी भी चीज़ में देख लें, आपके SECP के अंदर भी आया था ऐसा कि वहां पर भी ये रेगुलेटर सही काम नहीं कर रहा था। आप जब रेगुलेटर मजबूत बना दोगे तो देखिए इस पाकिस्तान SECP तो ऐसा काम कर रहा है, मेरे ख्याल है मार्केट को तो 3 टाइम्स ज्यादा रेगुलेट किया जा रहा है। तो मैंने कहा पहले जो है बहुत ज्यादा हो रहा था। और आपका जो इकोनॉमी को अगर आप चलाना चाहते हो तो इंटरवेंशन आपको बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी। बाद वक्त आपको देखेंगे जी, डॉलर की सेलिंग इंटरवेंशन तो लोग डिमांड करते हैं, रुपया मजबूत करो, इंटरवेंशन करो। स्टेट बैंक का काम रुपया डॉलर बेचना नहीं है इंटरबैंक मार्केट में। उसको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो बैंकर्स हैं, जो आपके मनी चेंजर हैं, जो मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं,
वो बिग विग्स हैं वो मैनिपुलेट ना कर सके उन चीज़ों को, उनको प्लग इन कर दो जो ड्रेन जहाँ पे होता है। इसी तरह से आपको दूसरे रेगुलेटर को भी देखना पड़ेगा, तब जाके फिर आप प्राइवेटाइजेशन एक अच्छा प्रोसेस है कि आप उसकी तरफ क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कारोबार करे, उनको आपको एक खोलना चाहिए, लेकिन रेगुलेशन जिस तरह से होती है वो ऐसी पॉलिसी सिंप्लीफाइड पॉलिसी हो और उसके ऊपर आपके चेक लगे हो कि आपने प्रेस किया कीबोर्ड, उससे आगे कुछ नहीं है। सर ये स्टेप लिया गया है जो क्रैकडाउन वाला कल से, जिसकी वजह से आज एक अच्छा एक हम कह सकते हैं फिनोमिनल रिजल्ट आ रहे हैं। कल 13 रुपए, आज भी 4.5-5 रुपए या फिर इससे भी ज्यादा भी हम रेट देखेंगे। आप प्लीज ये बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और अब कहां तक हम कंसेक्यूटिव डेज में मजीद जो है वो रुपी एप्रिसिएशन देख रहे हैं? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि स्पेकुलेटर्स इसमें से इस वक्त मार्केट से निकल रहा है, जिसके पास भी स्टॉक है वो अपना बेच के निकल रहा है। और आगे तक जो 24 तक जब बोर्ड की मीटिंग होती है IMF की, तो उस वक्त तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका डॉलर नीचे जाएगा और रुपया अप्रिशिएट करेगा, और जो हमने बबल क्रिएट किया था वो बस्ट हो चुका है। अब आपके पास आगे रुपी एप्रिसिएशन होनी है, लेकिन साथ ही हमें एक और काम भी करना है कि जो हमारा अलार्मिंग एक इंडिकेटर आया है, जुलाई में हमारी एक्सपोर्ट्स 20% डाउन हुई हैं। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको जो इंसेंटिव दे सकते हो, आज रिसेशन दुनिया में हो गया, आपकी एक्सपोर्ट्स वही ट्रेडिशनल 12 आइटम की है जिसके अंदर कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होती, आपको वो थोड़ा सा मार्केट की बेस बढ़ानी चाहिए। नेबर्स में हमारे देखें तो 3,500-4 हज़ार आइटम वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम 12 आइटम 12 मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी यूके के साथ एक्सपोर्ट देखें कितनी है और इंडिया की देखें तो कितनी है, तो ये हमको बढ़ानी पड़ेगी उसी मार्केट में। कंपटीशन लें आप अपनी बेस बढ़ाएं और अपने आप को इंडस्ट्री पे लेके जाएं। आपके मुल्क में पता है एक बड़ी और खराबी मैं बताऊं, माजी में बहुत पहले से चला आ रहा है कि रिफाइनरीज लगाएंगे, को इज्जत पे बात ले लेते हैं, मैच जीतने को आप इज्जत पे बात ले लेते हैं, तो आप इसको भी इज्जत पे लें और करें इसको करके दिखाएं। रिफाइनरीज देखें बेसिक क्या है आपकी मुल्क की तरक्की के लिए, आपकी रिफाइनरी होनी चाहिए। आप क्रूड ज्यादा इंपोर्ट करो, ये नहीं कि आप इस वक्त जो रिफाइंड प्रोडक्ट ज्यादा आ रही है, क्रूड कम आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना जो है फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट भी कर रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है जिसमें अब आप देखें रिजल्ट क्या हुआ था? वो तो फिर बहुत कुछ इस टाइप के भंड हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि वो तो है। आपको याद है दिनों से कई दफा मैंने ये भी जिक्र किया था कि हमारा जो प्राइस मैकेनिज्म है पेट्रोल का फॉल्टी है, एफिशिएंट नहीं है। ये 15 दिन के बाद जब आप प्राइस बढ़ाते हो, आप उसके ऊपर हुकूमत ने वापस कंसिडर कर रहे हैं और उसको डेली पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो क्रूड ऑयल है दुनिया में वो ट्रेड 24 आवर हो रहा है। इसी तरह डॉलर प्राइस भी आपकी डेली चेंज होती है। तो रात के 12 बजे OMCs को आप अब लेकर आए हो, OMCs को आप इंसेंटिव दे रहे हो, आप उनका मार्जिन भी बढ़ा रहे हो उसके साथ, तो आपको ये करना है कि एफिशिएंट करें। रात 12 बजे के बाद आपकी प्राइस चेंज हो जाए और वो थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। जो हुकूमत को सबसे बड़ा पता है, आपको क्रिटिसाइज जो मीडिया करता है वो ये करता है पेट्रोल बम गिरा दिया। जब आपकी डेली प्राइस चेंज होगी, ना मुझे पता चलेगा ना आपको 10 पैसे 8 आने का फर्क आया। ये दुनिया में हो रहा है, हमें वो करना चाहिए कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये किस मार्केट में। पाकिस्तान में अगर कोई चीज सस्ती लाता है कि वो सस्ती बेचता है, वो करंट रेट पे बेचता है। तो जो PSO हमारा या हमारी जो काम हो रहे थे कि जी 15 दिन तक वाला जो प्राइस, उसमें आपका दोनों को लॉस हो रहा है। यही वजह थी कि आज आपका जो है वहाँ पे क्रंच आ रहा है, एक पैसा जो है उसका नुकसान भी। आप चाह रहे हैं कि डेली रेगुलेशन हो, डेली की प्राइस निकलेगी, डेली सिंपल चीज है। आप देखें उससे क्या होगा कि जो सर तो फिर क्या होगा प्राइवेट मीडिया का, कैसे वो खबरें चलाएंगे, कैसे क्रिटिक्स करेंगे? आज दुनिया में अगर आप देखें, यूरोप में देखें, USA में देखें, कहीं ऐसे खतरनाक बयान नहीं आते। वहां पर अगर महंगाई बढ़ रही है तो कोई ऐसा नहीं कहता जी महंगाई का तूफान आ गया, बम गिर गया और पता नहीं क्या क्या हो गया। ये हम चार्ट भेजना बंद कर दें। हाँ। अपने मुल्क को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान में जितने स्टेटमेंट आए वो पॉजिटिव होने चाहिए। ये जो हमारे जो अदारे और ये रूमर्स ही एक्चुअली जो है वो सेंटिमेंट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। आप उनको फंडिंग देते हो ना, जो उनको देते हो, जो एड वेड देते हो, उनसे कहें जी आपने नेगेटिव बात नहीं करनी। पाकिस्तान के खिलाफ पॉजिटिव बात को जो है वो उसको हाईलाइट करो, नेगेटिव को बिल्कुल नहीं लेकर। इतना कुछ है पॉजिटिव और वो अभी तक हाईलाइटेड नहीं है। राइट, जब्बार साहब प्लीज इस पे कमेंट करें कि इतना नेगेटिविटी को फैलाया जाता है, बेचा जाता है, और बेसिकली नेगेटिव आप क्रिटिक्स किसी भी करें तो लोग सुनने के लिए फौरन खड़े हो जाते हैं। क्या ये रीज़न है? क्या हमारी कौम को भी नेगेटिव जोन में ही क्रिएट करने के लिए उनके दिमाग को या उनकी एक हम कह सकते हैं तरबियत है वो इस टाइप की जारी है? ये बताइए। और दूसरा फिर मैं अगर कमोडिटीज के बारे में आपको इन अ वे शम्स के डिज़ायर्स जो है ना, मैं दुआ करता हूँ कि इनके डिज़ायर्स और उस गैप के बीच में कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं किया गया है, बहुत बड़ा गैप है। तो मैं दुआ करता हूँ कि इनके डिज़ायर्स जो है वो मेरे लाइफ टाइम में पूरी हो जाएं। अब हैविंग सेड सो आपने जो अभी जो बात कही कि रूमर्स और ये वो बात दरअसल ये है कि जहाँ पे शफाफियत जो है वो ऑन सरफेस ना हो, जहाँ पे चीज़ें जो है वो छुपाई जाएं और उसके बाद उसके ऊपर किसी को मजबूरी के तहत आकर एक्सप्लेन किया जाए। जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं ये क्या है,
एक मजबूरी है, जिस मजबूरी में आके वो उसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं। पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली ने आज से एक दहाई पीछे, अब उस देर, उन्होंने कहा कि जो काम डिसीजन मेकिंग का हो रहा है, जहाँ जहाँ पे जो इजलास हो रहे हैं, उनके सारे मिनट्स जो हैं वो डाल दें वेबसाइट के ऊपर, कि कि एक आदमी जिसमें तजस्सुस है, जैसे मैं इनका नाम लूँगा, ये भी वहाँ पे देख सकें और कुछ जो है उसके ऊपर न फ़कत कमेंट करें, कुछ बता सकें, कुछ KCCI के थ्रू जो है चीज़ों को उठाए, मेरे जैसा आदमी कोई FPCI से उठाए। अब इन्होंने 4000 अपने पड़ोसी मुल्क वगैरह की बात की। 1999 मैं WTO वगैरह में 95 से मिनिस्ट्रियल्स में जाता था। उस ज़माने में जो हमारे ट्रेड पॉलिसीज़ के रिव्यूज़ हुए हैं 8 या 9, उसमें हमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान सिर्फ 10/10 सिंड्रोम में फंसा हुआ है। जो अब्दुल रज़ाक दाऊद उस ज़माने में फ़ौजियों के मिनिस्टर थे, वो भी ये कहते थे कि 10 अशा और 10 डेस्टिनेशन। आज के हालात जो हैं देखें, 2000 से लेकर हम 2022 में हैं। राइट। 2022 की से पहले के जो रिव्यू है वो भी ये कहता है कि पाकिस्तान मस्ट डाइवर्सिफाई। तो सर डाइवर्सिफाई करना, चले जो हो गया लेट द पास्ट इन द पास्ट, सर अगर फ्यूचर की बात करें ना, इन्होंने जो बातें की ना नताशा, उसका हम जवाब ये देते हैं कि शायद हमें अब पॉलिसी साजों के पीछे भी पड़ना पड़ेगा। सर पॉलिसीज बन जाती हैं, लास्ट गवर्नमेंट की अगर बात करें, कुछ पॉलिसीज बनाई गई, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ लूप होल्स हो जाते हैं। डिफरेंट अगर बात की जाए पॉलिसीज की, तो उनका तसलसल भी काफी हद तक मेंटेन नहीं रखा जाता। 2025 इकबाल एहसन हमारे पास आया था FPCCI में, हमने उसको कहा कि भाई एहसन इकबाल साहब, प्रोफेसर साहब, ये डूएबल नहीं है, हम आपको बना कर देते हैं। हमने बना कर दी काउंटर, हमने MOU साइन किया कि जो चीजें डूएबल हैं। इट मींस कि उन्होंने ही इज अ गुड लिसनर, सुना तो सही ना सर। देखिए सुना, मैं खुद आखिरी फाइनल स्क्रिप्ट में कमेंटेटर था जी। जब फाइनल स्क्रिप्ट बनी थी, तो मैंने ये एतराज़ात उठाए थे कि देखिए जो आप बातें कर रहे हैं, ये तो डेटा बैंक है विशेष का डेटा बैंक हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि चीज जो है वो शॉर्ट टर्म, एक और चीज है जो सर कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। एक और चीज है जो मिसिंग है, जो विशिंग लिस्ट होती है, जो आप जिसको बोल रहे हैं कि लोग इसे बड़ा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, उनसे भी पूछें कि जो वो विश लिस्ट रखते हैं, तो क्या वो पूरा एज टैक्स पेयर अपनी ड्यूटी निभाते हैं? उसकी वजह मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये शम्स बैठा है, हम 20 सालों से ये कह रहे हैं, देखिए 20 सालों से हम ये कह रहे हैं कि आप जहाँ पे भी पॉलिसी साजी करते हैं, वहाँ पे आप बिजनेस के लीडरान, बिजनेस से समझ बूझ लोग वालों को भी एक हिस्सा दें, कि आपको एक प्रैक्टिकल स्टेक होल्डर्स भी हो, बिजनेस कम्युनिटी भी हो, प्रैक्टिकल नेचर की जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकें कि आप इसको इंटीग्रेट करें। आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी है, इनका मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब नाम लेकर कह सकता हूँ कि बिजनेस लीडरान कहते हैं हम नहीं है, स्टेट बैंक का बोर्ड बन गया, बिजनेस कहते हैं हम नहीं है, जनाब पता नहीं कितने कितने बोर्ड्स बनते हैं, हम तो स्टेक होल्डर रिकॉग्नाइज ही नहीं है। राइट। चले मैं शम्स साहब से भी पूछती हूँ। शम्स साहब, एक तो ये जो जब्बार साहब ने कहा, इसको भी अगेन एलाबोरेट करें, और दूसरा ये कि ओवरऑल जो एक टैक्स पेयर की बात है, टैक्स पेयर आप हैं नहीं, चाहे जितने आप क्रिटिक्स वाले कमेंट्स उठा लें, जितना आपने कहा है कि मिनट्स डाल दें, तो ये तो इतने क्रिटिक्स आएंगे कि आप पूरे दिन उन्हीं के आंसर देते देते अपना काम करना भूल जाएंगे। तो उसके ऊपर प्लीज़ जवाब दें कि क्रिटिक्स करना आसान है, अगर आप उनसे पूछें जो क्रिटिक्स कर रहे हैं क्या वो टैक्स पेयर हैं, तो उनका जवाब क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हो, हमारी जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो कम है, हम तकरीबन 9% के अराउंड चल रहे हैं। लेकिन साथ में आपको एक और बात भी बताता हूँ, वो ये है कि टैक्स ज़्यादा कलेक्शन करना हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो आपका ग्रोथ कितनी ज़्यादा, टैक्स बेस बढ़ानी है, और दूसरा ये कि हमारे तकरीबन 220 मिलियन की अगर आबादी है, हर वो शख्स टैक्स दे रहा है जो कोई चीज कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो साबुन ले रहा है या शैम्पू ले रहा है या चाय पी रहा है, वो टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन उस कंट्री में की जाती है, वहां पर ये एडवाइजर आपको जो डोनर्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कहते हैं कि ये बंदा खुद तो देगा नहीं, तो आप इसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो। तो टैक्स का इशू नहीं है पाकिस्तान में, इशू ये है कि आपकी जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि हमारी डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो रही, जो पड़ोसी मुल्क में 4000 आइटम हो रहे हैं तो हमारे यहाँ क्यों 12 हो रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट बहुत कम है। अगर आपका जो है गवर्नमेंट्स के जो बोरिंग है वो 80% होगी, तो 19-20% पे अगर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट लेगा, और उसके अंदर भी हमारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ जो बड़ी कंपनीज हैं वो 20% क्रेडिट बोरो करती हैं बैंक से, बाकी सारे कहते हैं हमने ये सूदी काम नहीं करना। माशाल्लाह अच्छी बात है ये, लेकिन उसका इस्लामिक बैंक का भी कल्चर हो रहा है ना हमारे पास, बढ़ रहा है, लेकिन उसका वजह क्या है कि आपके पास जो है बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करने की कोई आपके पास कैपेसिटी नहीं है। किसी एक
कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में किसी एक बैंक के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लेकिन- $1 बिलियन का प्रोजेक्ट हैंडल सर कर सके। कुछ ऐसे इदारे हैं ना जिनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता तो आज बड़े मुनाफे हो सकते थे, बड़े काम हो सकते थे। जैसे बिल्कुल, स्टील मिल की बात कर उन लें हम, अदारों को जो आपकी एसओई जो चले आ रही है, लॉसेस पे लॉसेस दे रहे हैं, क्योंकि आपका बार एक साल छन्नी में आप जो है ना वो टैक्स जी। इकट्ठा करते हो जिसके सुराग बड़े बड़े हैं और वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। Right. कि आपने एक तरफ से टैक्स लगाया और उसकी वजह से क्या, जब वो ड्रेन आउट होता है तो फिर आप नए टैक्सेस लगाते हो। आपको उन एसओई से जान छुड़ानी पड़ेगी। आप स्टील मिल ले लो और बहुत सारे अदारे, Right. यहाँ तक कि आपके जो ये टीसीपी, आज आप ट्रेडिंग आपने ट्रेड की हुई है। कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, आज जो टीसीपी जो जितनी प्रोक्योरमेंट कर रही है, जो चीनी हमने माजी में देखी कि महंगी तरीन चीनी लेकर आए और बीच में चीजें देखी, सारी चीजों को आप उसको सिस्टम को दिस खत्म इज द रीजन करेंगे। अभी बैन है सर, हाँ? चीनी अभी बैन है लेकिन एक्सपोर्ट करना। मैंने कहा कि अब वीट इंपोर्ट हाँ। हो रही है। वीट भी हमने जो सबसे बड़ी पहली जो टेंडर हमने इंपोर्ट किया है वो $515.49 का है, मतलब 4400 रुपए मन में गंदम खरीद ली। हालांकि अगर उसी दिन इंटरनेशनल मार्केट में ये खबर चली थी कि वीट जो शिकागो पोर्ट 3 वीक्स लो पे चली गई है, ईयू की वीट जो है वो 2 वीक्स लो पे है, और आज पता है क्या है, 300 कुछ डॉलर की, $338 की, $336 की। लेकिन अगर वही ज्यादा हो जाती तो फिर हम सब मिलके नहीं, क्रिटिक्स कर देखिए रहे थे देखिए सर। उसका क्या क्या एक्शन हो चुका था। आपने इसके ऊपर हाँ। एक प्रोग्राम भी किया था कि यूएन में एक मीटिंग हुई थी बाकायदा, और उनके मीटिंग के बाद ही आपकी वो काम हुई है। तो हमें जो है ना, अब मैं प्राइवेट सेक्टर में बैठा हूँ, जब्बार साहब है, हम कोई चीज़ इंपोर्ट करने या एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हम दुनिया भर की मार्केट्स की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसके बेस के ऊपर एवेल्युएट करते हैं कि हमको आज ये चीज़ मंगानी या नहीं मंगानी। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी को जो है ना, एक तो पहले कहा कि उनका काम ही नहीं है, जब ने वो करें इनको वाइंड अप करें। आपने कॉटन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन खत्म कर दी, आपने राइस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन खत्म कर दी, ये टीसीपी को भी बंद करें, मार्केट को ओपन करें, प्राइवेट सेक्टर से तो सर business जोन कराएं। क्रिएट कर दें, बंद करने की क्या जरूरत है, उसमें जोन्स बना दें डिफरेंट सेक्टर्स के। कोई जोन नहीं, वो आपको पता नहीं, एक छोटे से कमरे के अंदर ये रह गई है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने निकाल दिया, लेकिन उसको अभी भी आपने जिंदा रखा हुआ है। जहाँ पे आपकी लीकेजेस, जहाँ पे डिसीजन जो है वो सही नहीं होते, आपको इन तमाम अदारों को बंद करो, प्राइवेट सेक्टर को लाओ, लेकिन उसके साथ उसको रेगुलेट करो पॉलिसी से, कोई इंटरवेंशन नहीं करो। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो फिर उसके ऊपर एक अगेन पॉलिटिक्स से स्टार्ट हो जाती है। अभी भी हमने देखा था प्राइवेटाइजेशन के जब हवाले से बात हमारे होती यहाँ थी। पता है क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को जब हम प्राइवेटाइज करते हैं और फिर वो जो विंडफॉल कमाने लगते हैं, उसकी वजह ये कि रेगुलेटर साथ मिल जाता कहा कि आप तो बातें कर रहे हैं एक्सपोर्ट के सिर्फ 5 सेक्टर की। आपने जो बात की है ये मेरा ख्याल है कि एज अ पॉलिसी हम इसकी एडवोकेसी करते हैं कि व्हाई ओनली 5 सेक्टर्स, एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट। यानी उस एक्सपोर्टर को अगर आप किसी 5 सेक्टर को मुराद दे रहे हो कि इनकी जो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है ये न गिरे, आप इसीलिए दे रहे हो ना, सपोर्ट कर रहे हो। आप ERF दे रहे हो, आप 9 सेंट में बिजली दे रहे हो, आप जो है अपना 6 में उधर जो है वो अपनी गैस दे रहे हो, और आप, बाकी सेक्टर के साथ आप वो 300 नहीं है बिलियन सलूक। रुपीस की वो कहते हैं ना सुतेला सुलूक कर सॉरी दिया। आप उनको 30% जो है वो इंपोर्ट्स भी ड्यूटी फ्री इजाद कर रहे हो कि वो बनेगी एक्सपोर्ट, मगर बाकी जो दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या उनके कसूर लिए है? तो कोई ऐसी मुराद नहीं है कि वो भी उठे। आपने मुरादें दे देकर उठाया तो नहीं है ज़्यादा, मगर कम से कम इनको एक लेवल पे रखा है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको बड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ इकोनॉमी का फ़लसफ़ा। इकोनॉमी का फ़लसफ़ा ये है कि एक दो चीज़ें होती हैं दुनिया किसी भी मुल्क में, वो एक होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। पाकिस्तान के पास कॉटन का एक एडवांटेज इसलिए है कि आप वेबसाइटों में जहाँ जाएंगी तो आप देखेंगे अरे पाकिस्तान चौथा या 5वां मुल्क सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, कॉटन प्रोड्यूसर है, मगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल रिलेटेड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दुनिया के टोटल वर्ल्ड ट्रेडिंग एक्सपोर्ट में उनका 2% हिस्सा है। मुझे बताएं कि आपको अगर थोड़ी सी भी हिसाब किताब आता है, मैं तो शायद कमज़ोर हूँ, कि मुझे बताएं कि आप चौथे 5वें मुल्क कॉटन प्रोड्यूसर होकर आपका ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 2% है, कितना होना चाहिए?
मुझे ये बताएं। कम से कम 50% तो होना चाहिए, जिस हिसाब से आपका। देखिए आपके पाकिस्तान में जो भी स्ट्रक्चर चला है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, टर्फ, ये सारी इस्तेलाह समझते हैं। कंपटीशन आपने कहा बहुत ज्यादा हो गया है प्रोडक्ट्स। आपको इवन फाइनेंसेस बाय द स्टेट बैंक गलत है। आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान में क्या चाहिए, एंड प्रोडक्ट क्या है कॉटन की, निश प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, वर्ल्ड के तकाजे मुख्तलिफ ये है। हाँ। ये आपको 1 to 14 की वैल्यू एडिशन पे ले जाते हैं, मगर आज हम भी यार्न के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। एग्जैक्टली, वैल्यू एडेड की जाए, यार्न ना किया जाए। तो सर ये तो फिर आप वही करें ना, अगेन उनको ऐसा इंसेंटिव दिया जाएगा, वो तो देख रहे हैं कि जहां से कमाई भी आ रहा है, जहां से प्रॉफिट हो रहा है, अपने नंबर्स जो है वो स्ट्रांग किया मैं आपको ये बताता हर कोई अपना फायदा देखेगा सर, इस तरीके से करते रहते हैं। एक शाह अब्दुल लतीफ बिटाईसन का बहुत बड़ा शायर है, उसने कहा भाई चीखना चिल्लाना तो मेरा काम, सुनना तो अल्लाह का काम। हम तो ये कहते हैं पॉलिसी मेकर सुन लें हमें, इसी शम्स की बातों को सुन लें, मेरी बातों को सुन लें, हमारी बातों को सुनें। इंद्रजीत साहब प्लीज, एक ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा प्रोडक्ट्स बहुत कम है हमारे पास, जो हमने प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए। सपोज अगर हम थोड़ा सा कोविड के बाद से देखें तो एक नीड दिखाई दी कि आईटी के लिए एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है, और इसके अंदर जितना भी एक अमाउंट आ जाए या जितनी भी सर्विसेज का पाकिस्तान का एक रेशो बढ़ा दिया जाए, उतना एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि देयर इज ह्यूज फिनोमिनल जो है वो हमारे पास एक स्पेस मौजूद है। सो माय पॉइंट इज सर कि अगर कुछ टेक्सटाइल को छोड़ के, वैल्यू एडिशन को छोड़ के सर्विसेज की तरफ आ जाए तो वो कितना बेहतर रहेगा? नॉलेज बेस्ड, नताशा, नॉलेज बेस्ड सर्विसेज में मेरा ख्याल है कुछ तब्दीली आ रही है। मैं 3 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और हम भी FPCCI से यही बात गवर्नमेंट से उठा रहे थे। पिछले दफे जो पॉलिसी आई जिसमें अमीन हक को वही अप्रिशिएटेड, सोहेल राजपूत उस जमाने में सेक्रेटरी IT था, उस ज़माने में इनका सबसे बड़ा मसला ये रहता था कि ये $2-4 जो है यहाँ रखने में इनका प्रॉब्लम था। हम कहते थे भाई इनको जो है कम से कम फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से थोड़ी सी इनको लिबर्टी दें, क्योंकि इनके जो सेटलमेंट्स हैं ना वो ईजी हों। कोई आदमी मैक्सिको में बैठा हुआ है जो कराचीइट्स के साथ बैठ के काम कर रहा है, उसको पेमेंट चाहिए या इसको पेमेंट चाहिए, ये सारा एक मसला मुश्किल था। मगर गवर्नमेंट को एहसास हुआ, मैं ये नहीं कहता, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एहसास है। मैं बताऊं आपको, IT के सिलसिले में पॉलिसी भी दी गई, कुछ फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से भी उनको रिलैक्स किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने अपना IT के ऊपर जो तवज्जो दे रहे हैं, इंशाल्लाह IT के मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मज़ीद एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नेट, क्योंकि यहाँ इंपोर्ट भी होती है एक्सपोर्ट भी होती है, नेट जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी फ़र्क आएगा। तो कुछ सुन रहे हैं पॉलिसी मेकर्स, कुछ शम्स साहब को थोड़ा सा मजीद शिद्दत के साथ अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। एहसन इकबाल साहब का आपने जिक्र किया था, तो जब एहसन इकबाल साहब ने चार्ज संभाला था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने असद उमर साहब को एक लेटर भी लिखा था कि जो आपकी पॉलिसीज चल रही हैं वो बता दें कौन कौन सी जो है ये फेवर में, और उनको तरीके से जो है वो जारी रखा जाए। इंटरफेयर पाकिस्तान में जब ये पॉलिसी बनी थी प्रोफेसर साहब की, तो मैं एक ग्रुप उन्होंने बनाया, शेल गैस। हम कहते थे कि भाई शेल गैस जो है पाकिस्तान में 51 ट्रिलियन जो है एक मिनिमम है। तो उस ज़माने में ये बात चली कि इसको निकालने के लिए हाइड्रो क्रैकिंग वगैरह एक्सपेंसिव है, तो उसको ना निकालें, ये एक्सपेंसिव है। LNG से भी हमने कहा कि शायद कोई हालात जो हैं चीज़ों के, जो चीज़ें हमारे पास नहीं है उसकी कीमतों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ऑयल तो भी नहीं कर सकते चलेंगे, हाँ। गैस भी नहीं कर सकते। हमने कहा कि इसकी कम से कम एक्सप्लोरेशन के लिए किसी को दें, मुराद दें, पॉलिसी को लिबरलाइज करें। उस ज़माने में मैं मेंबर था, वो ग्रुप बनाया गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किताबें और लिखना पढ़ना बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी बड़े अच्छे हैं लिखने पढ़ने के, चीज़ें भी अच्छी लिख लेते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर आस्ते आस्ते धूल जमती जाती है, इम्प्लीमेंट होने में देर हो जाती है। करने की राइट, शम्स साहब बस लास्ट कमेंट है प्लीज, ये बताइए ओवरऑल, जैसे कि जब्बार साहब ने कहा कि चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होने में डिले हो जाता है, बहुत अच्छे से जो है वो एलैबोरेट किया जाता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो थोड़ा सा दूर हो जाती हैं चीज़ें। देखिए जी, मसला पता है क्या है कि आप चीज़ों को बड़ा उलझा के रखते हो, एक तो कंफ्यूज भी हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो भी रही है। अगर आपने इसको डाइवर्सिफाई करना है, एक तो आप जो, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि टेक्सटाइल के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है वो हमारे यहाँ राइस एक्सपोर्ट्स होती है जी। उसको हम दिहाइयों से कह रहे हैं कि इंडस्ट्री का स्टेटस दो, ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री उसको स्टेटस देने को तैयार है, क्योंकि उसी ने ये देना होता है। और उसको आज आपने 5 जो 50 रेटेड सेक्टर है उसके अंदर भी आपने नहीं शामिल किया, जिस जमाने में वो कितनी एक्सपोर्ट कर उसको भी गैस चाहिए, जब पैडी आती है उस जमाने में गैस भी चाहिए होती है क्योंकि ड्राइंग करनी होती है, लेकिन हमने नहीं किया।
उसके बावजूद उस सेक्टर ने परफॉर्म किया विदाउट एनी सिंगल इंसेंटिव कि आज हमारी $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट चावल से हुई। नहीं तो वो भी मांग रहे हैं ना कि हम एक जोन दे दें ताकि हम अपने फ्राइज, अपने जो एक वो पापड़ वगैरह बनाने। प्लान जब करते हैं कोई बात वक्त किसी की विश लिस्ट के ऊपर ही हम चीजें बना रहे होते हैं। मैं कहता हूं कि आपने अगर कोई जोन बनाना है तो उस जोन को एलोकेट करें, जमीन कहें जी ये आपको जमीन मालिक नहीं बनोगे, हमने आपको अगर किसी को चीज आप बेच दोगे ना तो वो रियल एस्टेट की ट्रेडिंग शुरू कर देता है। आप कहो जी ये आपको इतने साल के लीज के ऊपर हमने दिया, आप अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करो इस पर्पज के लिए और आप काम शुरू करो विद इन इतने टाइम के अंदर। वो हम नहीं करते। हम ये आज भी साइट का जो पाकिस्तान की नाम पहली जिसके ये चेयरमैन भी थे, पहली साइट इंडस्ट्रियल एरिया था जो कायदे आजम ने जिसकी जो है इनॉग्रेशन की, वो आज भी प्लॉट पड़े में खाली वहां पर 4700 एकड़ का वो साइट का एरिया, वो आज भी पूरा डेवलप नहीं हुआ। सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है, समटाइम्स आप नहीं कर पाते चीजों को मैनेज। एक और भी बात है कि बुनियादी चीजें अगर आप कर दोगे ना तो आपकी इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाएगी। मतलब क्या है कि आप अगर स्टील की, अब इंडिया आपके बॉयलर, एटॉमिक जो बॉयलर होते हैं वो यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास अगर स्टील इंडस्ट्री नहीं है तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। हम गाड़ियां भी असम्बल करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री बना दो, पाकिस्तान में जो है आयरन ओर मिलता है लेकिन उसकी Fe कंटेंट कम है, आप इंपोर्टेड और इसको मिला के करो, एक बड़ी स्टील मिल को आगे चलाओ। और उसके बाद फिर आपका रॉ मटेरियल जो है शिप बिल्डिंग, जो आपकी पता है पाकिस्तान में 67 में शिप बिल्डिंग होती थी। पाकिस्तान ने चाइना को शिप बना के छोटा एक्सपोर्ट किया था उस जमाने में, क्योंकि हमारे पास लकड़ी भी आ जाती थी, बांग्लादेश का भी एक ही हिसाब था, पाकिस्तान का हिस्सा था। तो अब हमारे पास ना लकड़ी अपनी है ना हमारे पास स्टील अपनी है, तो हम शिप बिल्डिंग से आउट हो गए। हम मशीनें बना के क्यों एक्सपोर्ट नहीं करते? क्योंकि वो जो आप लोहा जो स्क्रैप ला रहे हो उसको मेल्ट करके आपके यहाँ पे सरिया बन रहा है, उस सरिये से आगे आप जाते नहीं हो। आप जो मशीनें बनाते हैं वो सारी तो आप इम्पोर्टेड, और आप रॉ मटेरियल इतना दे रहे हैं लोगों को कि वो फिर वैल्यू एडेड करके डबल प्राइस में स्टील की पॉलिसी लाएं, बड़ी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी। इसकी तरह से आपको रिफाइनरी की लानी पड़ेगी, बहुत बड़ी इंपोर्ट आपकी जो पेट्रो कमोडिटीज और ये कार्टेलाइजेशन को भी रोकना है सर। इसमें कार्टेल्स को इनएफिशिएंट रखते हैं आपकी इकोनॉमी को ताकि वो कमाएं ज्यादा। आप लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो, एक पॉलिसी बन जाए, सब देखिए क्या नहीं होता। राइट एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें और साथ साथ जो है वो केटर भी करें, कार्टलाइजेशन ना होने दें, लोगों को भी जो है वो टैक्स के जो एक इंसेंटिव्स हैं वो टैक्स के हवाले से इंसेंटिव्स में अगेन पूछती चलूँ क्योंकि ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। टैक्स इंसेंटिव के लिए किसी ना किसी तरीके से लोगों को ऑब्लाइज करना पड़ेगा जो टैक्स पेयर हैं। इसके ऊपर आपकी राय चाहिए। टैक्स रेट को हम नीचे लाएंगे, अगर टैक्स रेट को आप नहीं सर टैक्स पेयर को एडवांटेज देना है कि उसको आप डिफरेंट बूथ दे दें। एक ही एडवांटेज है, आप उसको कोई चीज कैरेट पकड़ा के ये लिफाफे में बंद करके इंसेंटिव रिबेट ये इस तरह की चीजें बंद करो, रेट को कम लाओ। OECD कंट्रीज में आप 15% से ज्यादा का आपका इनकम टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में जो है FDI जो ना आ रही है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टैक्स रेट जो है अराउंड 39-40% तो कॉर्पोरेट सेक्टर पे कर रहा है। जब टैक्स 40% निकल जाएगा, 100 रुपए कमाया, 60 रुपए पीछे बचेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? आप टैक्स रेट को लाओ नीचे, 15% पे लाओ। आप ये जो जितना जो 4-5 एवेन्यू है आपके टैक्स करने के, इसकी बेस को बढ़ाओ। आप सेल्स टैक्स का सिस्टम खत्म करो। इंपोर्ट के स्टेज पे सेल्स टैक्स इकट्ठा करते हैं, वहां आपका कैपिटल वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है। आपको GST इंपोर्ट करो, मैन्युफैक्चर करो, GST 10% लगा दें, आप 20% लगा दो, बाकी सब खत्म कर दो, आपको कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। सर वन लास्ट कमेंट इंजीनियर साहब, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में। देखिए हमारे पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जी, मेरे अपने ख्याल में कि हमें कुछ मसाइल अभी आए हैं बट वी विल ओवरकम। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री ये है कि जिस मुल्क में 185 बिलियन टन आपका कोयला हो, जिसमें रेकोडिक हो, 51 ट्रिलियन आपकी शेल गैस है, आपके 109 डायमंड गैस फील्ड हैं जिनको हम एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो है जो बिजली के अलावा अब जो बात हुई है कि फ्यूल यूज़ किए बगैर फॉरेन फ्यूल हम अपनी पॉलिटिकल एनर्जी को बढ़ाएंगे। सोलर सरफेस से आपने खुदा ने आपको दी है। मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये पाकिस्तान एक ऐसी कंपनी है जिसके अतराफ में आपके पास तमाम चीज़ें, रॉ मटेरियल सब अवेलेबल हैं। इसको अच्छे मैनेजर्स की ज़रूरत है। राइट, वेल थैंक यू सो मच। जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद थे। शम्स साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ओवरऑल आज के दिन हमने कुछ सजेस्टिव प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि किया, क्योंकि हमारे पास गेस्ट जो है वो इतने ज़्यादा एक सजेशंस दे रहे थे और सोल्यूशंस की तरफ जो है हमने ज़्यादा फोकस किया। तो ओवरऑल आज के दिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे ऑप्टिमिज्म लेते हुए काफ़ी सजेशंस दी गई है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।